सभी विद्यार्थियों को सुप्रभात। अपने इस YouTube चैनल पर आपका स्वागत एवं अभिनंदन। हाँ, तो विद्यार्थियों, आज हम राजनीति विज्ञान से एक प्रश्नोत्तरी देखने जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं आज की प्रश्नोत्तरी। आज की हमारी क्विज का पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र किसने कहा है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र किसने कहा है? आपको चार विकल्प दिए जाते हैं। नानी पालकीवाला, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर अंबेडकर, BN राव। तो आपको बताना है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना को इनमें से संविधान का परिचय पत्र किसने कहा है? तो यदि विद्यार्थियों आपने इसका उत्तर एक नंबर विकल्प चुना है, नानी पालकीवाला, तो आपका उत्तर बिल्कुल सही है। नानी पालकीवाला ने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को, उद्देशिका यानी प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा है। अगला प्रश्न विद्यार्थियों, जर्मनी के वाइमर संविधान से निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण भारतीय संविधान में लिया गया है? तो आपको बताना है कि जर्मनी के संविधान से इनमें से कौन सा लक्षण है जो भारतीय संविधान में लिया गया है। पहला विकल्प है राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों के विलंबन। दूसरा विकल्प है विलंबन संबंधित प्रावधान। दूसरा विकल्प है आपातकालीन शक्तियां। तीसरा विकल्प है सशक्त केंद्र के साथ संघ का विचार। और चौथा विकल्प है राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति। तो आपको बताना है कि जर्मनी के संविधान से इनमें से कौन सा लक्षण लिया गया है भारतीय संविधान में। तो यदि विद्यार्थियों आपने इसका उत्तर एक नंबर विकल्प चुना है, राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों के विलंबन संबंधी प्रावधान है वो जर्मनी के संविधान से लिए गए हैं। तो यदि आपने इसका उत्तर विकल्प नंबर एक चुना है, राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों के विलंबन संबंधी प्रावधान, तो आपका उत्तर बिल्कुल सही है। अब देखते हैं विद्यार्थियों आज की क्विज का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, किस वर्ष भारत एक प्रभुत्व संपन्न प्रजातांत्रिक गणराज्य बना? आपको बताना है कि किस वर्ष भारत वो एक प्रभुत्व संपन्न प्रजातांत्रिक गणराज्य बना। तो प्रभुत्व संपन्न जो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है वो भारत प्रजातांत्रिक गणराज्य कब बना? विकल्प दिए जाते हैं 1951 में, दूसरा है 1950 में, तीसरा 1935 में और चौथा है 1947 में। तो देखिए किस वर्ष भारत एक प्रभुत्व संपन्न प्रजातांत्रिक गणराज्य बना? तो इसका उत्तर होगा 1950 में, क्योंकि जब हमारे देश में हमारा संविधान लागू हो गया था उस समय से हम प्रभुत्व संपन्न प्रजातांत्रिक गणराज्य वाले नागरिक हो गए थे। तो इस प्रकार से भारत एक प्रभुत्व संपन्न प्रजातांत्रिक गणराज्य कब बना? 1950 में। हाँ, तो विद्यार्थियों अब देखते हैं आज की क्विज का अगला प्रश्न। आज की क्विज का अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? तो आपको बताना, जो कथन दिए गए हैं आपको बताना कि इनमें से कौन सा एक सही है। सही कथन को बताना है। तो पहला है, वर्ष 1946 में प्रांतीय सभाओं द्वारा भारतीय संविधान सभा के सदस्य चुने गए थे। दूसरा विकल्प है, भारत की संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन जनवरी 1947 में हुआ था। तीसरा है, भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को अंगीकृत किया गया था। और चौथा विकल्प है, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी व सरदार पटेल संविधान सभा के सदस्य थे। तो ये अगर निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है वो बताना है, और तो बाकी गलत हैं तीन कथन। तो वर्ष 1946 में प्रांतीय सभाओं द्वारा भारतीय संविधान सभा के सदस्य चुने गए थे। दूसरा है, भारत की संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन जनवरी 1947 में नहीं हुआ था, 46 में हुआ था। दूसरा है, भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को अंगीकृत किया गया था, नहीं लागू किया गया था। यह गलत हो गया। अंगीकृत
26/9/1949 को किया गया था। आगे है जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी व सरदार पटेल संविधान सभा के सदस्य थे। गांधी जी संविधान सभा के सदस्य नहीं थे, इसलिए यह भी गलत हो गया। यह कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा है कि सही है। तो देखिए वर्ष 1946 में प्रांतीय सभाओं द्वारा संविधान सभा के कुछ सदस्य चुने गए थे, तो इसलिए इसका उत्तर सही हो जाएगा 1 नंबर विकल्प है। वर्ष 1946 में प्रांतीय सभाओं द्वारा भारतीय संविधान सभा के सदस्य चुने गए थे। अगला प्रश्न है विद्यार्थियों, संविधान के संरक्षक के रूप में सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार विश्व के किस संविधान से लिया गया है? तो आपको बताना संविधान के संरक्षक के रूप में, यानी सर्वोच्च न्यायालय है वो संविधान का संरक्षक है, तो आपको बताना कि संविधान के संरक्षक के रूप में सर्वोच्च न्यायालय का जो न्यायालय का अधिकार है वो विश्व के किस संविधान से लिया गया है? तो आपको 4 विकल्प दिए जाते हैं। एक है कनाडा, दूसरा है स्विट्जरलैंड, तीसरा है अमेरिका और चौथा है इंग्लैंड। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा विद्यार्थियों? इसका उत्तर हो जाएगा विकल्प नंबर 3, अमेरिका के संविधान से लिया गया है कि संविधान के संरक्षक के रूप में सर्वोच्च न्यायालय है वो सर्वोच्च है। हाँ तो विद्यार्थियों अब देखते हैं आज की कविता का अगला प्रश्न। आज की कविता का अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से संविधान सभा के बारे में गलत कथन कौन सा है? तो अब आपको बताना है कि इसमें गलत कथन कौन सा है। तो गलत कथन को बताना है। पहला विकल्प है संविधान सभा के बारे में, यानी संविधान सभा के बारे में गलत कथन कौन सा है, हमें देखना संविधान सभा के बारे में गलत कथन कौन सा है। पहला, इसने बड़ी संख्या में समितियों की मदद से काम किया, उनमें से प्रारूप समिति सबसे महत्वपूर्ण थी। सही है या गलत है देखना आपको। दूसरा है, इसका निर्वाचन यानी संविधान सभा का निर्वाचन सार्वभौम व्यावसायिक मताधिकार के आधार पर किया गया था। तीसरा विकल्प है, राजस्थान से संविधान सभा के 12 सदस्य थे, यानी 12 सदस्य चुने गए थे राजस्थान से। चौथा विकल्प है, अल्पसंख्यक समुदाय जैसे ईसाई, एंग्लो इंडियन और पारसियों को सभा में पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया गया था। तो अब आपको बताना है कि संविधान सभा के बारे में इसमें कौन सा कथन गलत है, वो गलत कथन बताना है। इसने बड़ी संख्या में समितियों की मदद से काम किया, बिल्कुल बहुत सारी समितियों की मदद से काम किया था, उनमें से प्रारूप समिति थी वो सबसे महत्वपूर्ण थी, बिल्कुल सही बात है। इसका निर्वाचन सार्वभौम व्यावसायिक मताधिकार के आधार पर किया गया था, सार्वभौम नहीं, बहुत सीमित मात्रा में लोगों ने मताधिकार का प्रयोग किया था, सार्वभौम व्यावसायिक मताधिकार नहीं था। व्यावसायिक मताधिकार अप्रत्यक्ष रूप से इनका चयन है वो किया गया था, प्रत्यक्ष रूप से नहीं होकर अप्रत्यक्ष रूप से इनका निर्वाचन किया गया था। संविधान सभा के सदस्य थे वो व्यावसायिक मताधिकार के आधार पर अप्रत्यक्ष रूप से चुने गए थे। राजस्थान से 12 संविधान सभा के 12 सदस्य थे, बिल्कुल सही है ये भी, तो इसमें 2 नंबर गलत हो जाएगा। चौथा है, अल्पसंख्यक समुदाय जैसे ईसाई, एंग्लो इंडियन और पारसियों को सभा में प्रतिनिधित्व दिया गया था, तो बिल्कुल सही है, यह भी संविधान सभा में यानी अल्पसंख्यक समुदाय थे उनको पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया गया था। तो इसका उत्तर हो जाएगा 2 नंबर, इसका निर्वाचन सार्वभौम व्यावसायिक मताधिकार के आधार पर किया गया था, यह गलत हो जाएगा क्योंकि सार्वभौम नहीं था, बहुत सीमित मात्रा में मताधिकार का लोगों ने प्रयोग किया था और व्यावसायिक मताधिकार के आधार पर अप्रत्यक्ष रूप से वो संविधान सभा के सदस्य चुने गए थे। अगला प्रश्न है विद्यार्थियों, भारत की संप्रभुता, एकता एवं अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखने तथा उसकी रक्षा करने का प्रावधान किया गया है। भारत की संप्रभुता, एकता एवं अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखने का तथा उसकी रक्षा करने का प्रावधान किया गया है। एक, नीति निर्देशक सिद्धांतों में, दूसरा है मूल कर्तव्यों में, तीसरा है मूल अधिकारों में, चौथा है प्रस्तावना में। तो आपको बताना है कि भारत की संप्रभुता, एकता एवं अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखने तथा उनकी रक्षा करने का प्रावधान किस में किया गया है? नीति निर्देशक सिद्धांतों में, मूल कर्तव्यों में,
मौलिक अधिकारों में या फिर प्रस्तावना में। तो यदि विद्यार्थियों आपने इस प्रश्न का उत्तर विकल्प नंबर 4 चुना है, प्रस्तावना में, तो बिल्कुल सही है, क्योंकि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत की संप्रभुता, एकता एवं अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखने तथा उसकी रक्षा करने का प्रावधान किया गया है। हाँ तो विद्यार्थियों, अब देखते हैं आज की क्विज का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, संविधान की प्रस्तावना में भारत को कहा गया है। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को क्या कहा गया है? पहला है सर्वसत्ताधारी, लोकतांत्रिक, धर्मनिरपेक्ष गणराज्य। दूसरा है समाजवादी, लोकतांत्रिक, धर्मनिरपेक्ष गणराज्य। तीसरा विकल्प है लोकतांत्रिक, सर्वसत्ताधारी, धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी गणराज्य। और चौथा विकल्प है सर्वसत्ताधारी, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों, यदि आपने इस प्रश्न का उत्तर विकल्प नंबर 4 चुना है, भारत एक सार्वभौमिक, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य है, तो क्रम से यह सही रहेगा कि भारत एक सार्वभौमिक, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक और लोकतांत्रिक गणराज्य है। तो इसलिए भारत की संविधान की प्रस्तावना में, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को क्या कहा गया है? तो क्रम से देखा जाए तो सर्वसत्ताधारी, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य कहा गया है। अगला प्रश्न विद्यार्थियों, कथन क भारतीय संविधान अर्धसंघात्मक है। कथन क कह रहा है कि भारतीय संविधान क्या है? अर्धसंघात्मक है। कथन का कारण बता रहा है ख कि भारतीय संविधान न तो संघात्मक है और न ही एकात्मक है। अब देखिए, क और ख दोनों सही है तथा क की सही व्याख्या करता है। दोबारा देखना, कह रहा है कि कथन क्या कह रहा है कि भारतीय संविधान अर्धसंघात्मक है। कारण बता रहा है भारतीय संविधान न तो संघात्मक है और न ही एकात्मक है। क और ख दोनों सही है तथा ख की सही व्याख्या है। दूसरा विकल्प है क गलत है परंतु ख सही है। तो क का मतलब कह रहा है कि भारतीय संविधान अर्धसंघात्मक है, यह तो गलत है, और नीचे वाला ख बता रहा है सही है। तीसरा है क और ख दोनों सही है परंतु ख की सही व्याख्या नहीं है। यह तीसरा कथन कह रहा है कि क और ख दोनों ही सही है लेकिन ख की सही व्याख्या नहीं है। चौथा कह रहा है कि क सही है परंतु ख गलत है। तो चौथा विकल्प कह रहा है क तो सही है परंतु ख गलत है। तो यदि विद्यार्थियों आपने इस का उत्तर जो नंबर 1 विकल्प है क और ख दोनों सही है तथा क की सही व्याख्या है, यह चुना है, तो आपका उत्तर बिल्कुल सही है, क्योंकि भारतीय संविधान अर्धसंघात्मक है। कारण कि भारतीय संविधान न तो संघात्मक है और न ही एकात्मक है, तो इसका मतलब क्या है? अर्धसंघात्मक है। तो क और ख दोनों सही है तथा ख की सही व्याख्या है। हाँ तो विद्यार्थियों, अब देखते हैं आज की क्विज का अगला प्रश्न। आज की क्विज का अगला प्रश्न है, केशवानंद भारतीवाद का महत्व इसलिए है। केशवानंद भारती भारतीवाद बहुत प्रसिद्ध वाद रहा है, केशवानंद भारती। तो केशवानंद भारतीवाद का महत्व इसलिए है कि उसने कार्यपालिका के आदेशों को दरकिनार कर दिया था। दूसरा है उसने संघीय सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया था। तीसरा विकल्प है उच्चतम न्यायालय ने संविधान की मूल विशेषताओं को प्रतिपादित किया था। चौथा है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो केशवानंद भारती विवाद है, उसका महत्व क्यों है? तो आपको इसका उत्तर बताना है कि इसका जो विवाद है इसके महत्व का क्या कारण है। तो उसने कार्यपालिका आदेशों को दरकिनार कर दिया था, नहीं, यह तो कोई बात नहीं है, दरकिनार नहीं किया था। उसने संघीय सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया था, यह भी सही बात नहीं है। उच्चतम न्यायालय ने संविधान की मूल विशेषताओं को प्रतिपादित, इसमें उच्चतम न्यायालय ने संविधान के मूल ढांचे को प्रतिपादित किया था। तो इसलिए ये संविधान का मूल ढांचा है
उसमें छेड़छाड़ नहीं की जा सकती है। तो केशवानंद भारती विवाद का महत्व किस लिए है? इसका उत्तर हो जाएगा विकल्प नंबर 3। उच्चतम न्यायालय ने संविधान की मूल विशेषताओं को प्रतिपादित किया था। अगला प्रश्न है विद्यार्थियों, निम्न में से कौन सा सही है? तो आपको बताना है इनमें से सही क्या है। पहला है सामाजिक समानता संविधान में प्रत्याभूत है। दूसरा विकल्प है देश में सामाजिक समानता पहले से ही विद्यमान है। तीसरा है सामाजिक समानता संविधान में प्रत्याभूत नहीं है। चौथा है संविधान में सामाजिक समानता की चर्चा ही नहीं की गई है। तो देखिए निम्न में से कौन सा एक सही है? सामाजिक समानता संविधान में प्रत्याभूत है। प्रत्याभूति का मतलब होता है गारंटी। तो देखिए सामाजिक समानता की संविधान में गारंटी दी गई है। दूसरा है देश में सामाजिक समानता पहले से विद्यमान नहीं थी भी। सामाजिक समानता का भी विद्यमान थी पहले। सामाजिक समानता संविधान में प्रत्याभूत नहीं है कि सामाजिक समानता की कोई गारंटी नहीं दी गई, गलत हो गया। संविधान में सामाजिक समानता की चर्चा नहीं की गई, नहीं चर्चा तो की गई है। तो इस प्रकार से कह रहा है कि निम्न में से कौन सा एक सही है? सामाजिक समानता संविधान में प्रत्याभूत है। सामाजिक समानता की संविधान गारंटी दी गई है। तो इसी का उत्तर हो जाएगा विकल्प नंबर 1 सही। क्या हो जाएगा कि सामाजिक समानता संविधान में प्रत्याभूत है। हाँ तो विद्यार्थियों अब देखते हैं आज की कविज का अगला प्रश्न। आज की कविज का अगला प्रश्न है 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शब्द सम्मिलित नहीं थे। 26 नवंबर 1949 को जब हमारे संविधान को अंगीकृत किया गया था, तब भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उद्देशिका में कौन से शब्द सम्मिलित नहीं थे, या कौन सा शब्द सम्मिलित नहीं था? इसमें जो आपको विकल्प दिए जा रहे हैं उनमें से देख के बताना है। तो पहला है समाजवादी, दूसरा है पंथ निरपेक्ष, तीसरा है अखंडता और चौथा है गणराज्य। तो आपको बताना है कि 26 नवंबर 1949 को जब भारतीय संविधान अंगीकृत किया गया था, उस समय इनमें से जो कौन से शब्द सम्मिलित नहीं थे? बिल्कुल नहीं थे, क्योंकि इसमें एक शब्द पूछा गया है कौन से शब्द संविधान में प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं थे जब हमारे देश में संविधान को अंगीकृत किया गया था 26 नवंबर 1949 को। तो समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता और गणराज्य। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? पहला विकल्प है 1, 2 और 3, दूसरा विकल्प है 2, 1, 2 और 4, तीसरा विकल्प है 3, 3 और 4, चौथा विकल्प है 4, 2 और 3। तो देखिए अब 26 नवंबर 1949 को जब संविधान अंगीकृत किया गया था, तो समाजवादी शब्द भी नहीं था, पंथ निरपेक्ष भी नहीं था और अखंडता भी नहीं था, गणराज्य था। तो इसमें से हो जाएगा 1, 2, 3। तो 1, 2, 3 की कौन से विकल्प में है? 1, 2, 3 है विकल्प नंबर 1 में। तो इसका उत्तर हो जाएगा विकल्प नंबर 1, 1, 2 और 3। यानी 26 नवंबर 1949 को जो समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता जो शब्द थे वो प्रस्तावना में नहीं थे। 42वें संविधान संशोधन, 42वें संविधान संशोधन कब? 1976। 42वें संविधान संशोधन कब? 1976 में इनको जोड़ा गया था। तो इस प्रकार से हो जाएगा 1, 2 और 3 नंबर विकल्प हो जाएगा इसमें। तो समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता शब्द उसमें संविधान की प्रस्तावना में निहित नहीं थे। अगला प्रश्न है संविधान की कौन सी विशेषता प्राचीन भारतीय आदर्श वसुदैव कुटुंबकम की ओर ले जाती है? तो आपको बताना कि भारतीय संविधान की ऐसी कौन सी विशेषता है जो प्राचीन भारतीय आदर्श है ना, वसुधा एवं कुटुंबकम, सारी पृथ्वी हमारा परिवार है, उसकी तरफ ले जाती है। तो इसका पहला विकल्प है समानता, दूसरा है स्वतंत्रता, तीसरा है पंथ निरपेक्षता और चौथा है बंधुता। तो आपको बताना कि वो संविधान की कौन सी विशेषता है जो भारतीय आदर्श वसुधा एवं कुटुंबकम, सारी पृथ्वी हमारा परिवार उसकी ओर ले जाती है। तो इसका उत्तर हो जाएगा विकल्प नंबर 4, बंधुता। तो बंधुता की भावना हमने हमेशा से हमारे भारतीय नागरिकों में रही है। तो हमने हमेशा ही सारी पृथ्वी को ही अपना परिवार माना है। तो इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा विकल्प नंबर 4 हो जाएगा। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों आज हमने राजनीति विज्ञान
की एक महत्वपूर्ण क्विज देखी। आगे आने वाले समय में भी इसी प्रकार से हम राजनीति विज्ञान संबंधित अध्ययन सामग्री देखते रहेंगे। आप भी अपने इस YouTube चैनल के साथ बने रहिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।